न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सागर पब्लिक स्कूल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कटारा हिल से स्थित सागर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने कांग्रेसी स्कूल के बाहर बैठे धरने पर सागर पब्लिक स्कूल में टीचर द्वारा 10वीं के छात्र के साथ यौन शोषण के मामले में कांग्रेसी कर प्रदर्शन। इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रशासन पे एफआईआर करो, स्कूल संचालक पे एफआईआर करो। रविंद्र साहू जिंदाबाद, रविंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रविंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे पर विराजमान हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु ये आक्रोश हमारे जो अनुसूचित जाति का आरक्षण आज बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज कांग्रेस पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए थे। सभी पूरे कांग्रेस के नेतागण, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं। हम पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4-4 बलात्कार के केस होते, वो भी बच्चों के साथ। तो बच्चों के पेरेंट्स जन और जनता बहुत चिंतित है। तो उसी चिंता को लेकर आज हम यहाँ पर स्कूल के सामने धरने बैठे थे। चूँकि इस स्कूल में एक बालक के साथ पिछले 2 साल से वीडियो बना के अप्राकृतिक कृत्य किया जा रहा था, उसको ब्लैकमेल किया जाता। सागर पब्लिक स्कूल में हम इसके स्कूल के संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग की है हमने और मान्यता रद्द किया है। चूँकि अभी एक स्कूल की मान्यता रद्द की गई 3 दिन पहले, वहाँ पे भी पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, तो इसकी भी मान्यता रद्द की जाए। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जंगल राज मचा हुआ है। बच्चों की न सुरक्षा का पता है, न जनता की सुरक्षा का पता है। चूँकि वजह यह है कि पूरे शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। अभी नीट घोटाला होता है, नर्सिंग होता है, व्यापम होता है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। मेरी शासन प्रशासन से मांगे कानून बनाया जाए। जो भी फैकल्टी को आप भर्ती करते हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, स्कूल स्टाफ हो, शिक्षक हो, उन सबका 20 साल का चरित्र प्रमाण पत्र लेके उनको भर्ती किया जाए। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव किया। करीब 200 से ज्यादा लोगों ने धरना दिया मंत्री के बंगले के बाहर। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज 200 से ज्यादा लोगों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के बाहर धरना दिया और उन्होंने मांग की कि कोरोना काल में उचित मूल्य की दुकान से मौखिक खाद्यान्न वितरण किया था। सरकार के कहने पर उस टाइम आदेश जारी नहीं किया गया था, बाद में आदेश जारी करने को बोला था, मगर उसके बाद आदेश जारी नहीं करा और मशीनों में वे खाद्यान्न दिख रहा है और दुकानदारों पर एफआईआर हो रही है। करीब 200 से ज्यादा लोगों ने मांग की कि हम पर जो एफआईआर हुई है उसे फिर से काटा जाए। हम लोग लगभग 5 साल से माननीय खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, सीएम हाउस और जो अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं, उन लोगों से कई बार हमने चर्चा भी की, लेकिन चर्चा उपरांत हमारे कर्मचारियों पर जो कोरोना काल के समय ऑफलाइन से खाद्यान्न वितरण किया गया था और हम कई बार मांग कर चुके हैं कि इसको कम किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक वो कम नहीं हुआ। हमारे कर्मचारियों पे और उस खाद्यान्न को लेके एफआईआर हो रही है, कुछ जगह रिकवरी भी निकाली गई है। जब शासन के आदेशों से वो ऑफलाइन वितरण किया गया है तो उसको कम किया जाए और जो एफआईआर हुई उसको वापस किया जाए। साथ ही एक 60% जो भर्ती है पैक्ट सोसाइटी वाले बैंक में पदोन्नति से चयन प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे, वो 2019 से आदेश जारी हुए, लेकिन आज तक किसी भी संस्था के कर्मचारी चयन प्रक्रिया से पदोन्नति नहीं की गई। उसको लेकर और शासन के द्वारा अनुदान के रूप में वेतन के लिए लगभग 4,08,000 रुपये प्रति सोसाइटियों को दिए गए हैं, वो जिलों में आज तक लागू नहीं हुए। किसी भी कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। हम वो कर्मचारी हैं जो कोरोना के समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारे कर्मचारियों ने उचित मूल्य की दुकानें, स्वतंत्रता समूह, भंडार, वनोपजी, इन लोगों ने जो खाद्यान्न वितरण किया वो आज तक मशीनों में है। इसको तुरंत कम किया जाए। अगर ये कम नहीं किया जाता है तो आज तो माननीय खाद्य मंत्री जी के बंगले का घेराव किया गया है। आगे वाले समय में हम सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। अगर हमारी बात ये नहीं कम किया जाता है तो 7 दिन का हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 7 दिन में ये जो समस्याएं हमारी चारों बिंदु को गंभीरता पूर्वक उसको कम किया जाए। नाम बताइए। कुमार BS चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। आज का यही मंत्री जी आज मंत्री जी के बंगले पर धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा
जब तक यहाँ फूड कमिश्नर या PS खाद्य नहीं आते ज्ञापन लेके और शासन दें और लिखित में दें, ये माल कम हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। जवान सब संघर्ष। जबलपुर में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला बेलवाग थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक किशोरी ने महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि पड़ोस में ही रहने वाले 4 लड़कों ने शुक्रवार की शाम को उसके घर के पास से अपहरण किया और फिर अपने एक साथी के घर पर ले जाकर उसे 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। नाबालिग की शिकायत को महिला थाना प्रभारी शशि दुर्वे ने गंभीरता से लिया और फिर नाबालिग की शिकायत पर बेलवाग में रहने वाले 4 आरोपी आर्यन, निहाल, अंश और गोलू के खिलाफ गैंगरेप और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। महिला थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह चारों ही आरोपी को उस दौरान गिरफ्तार किया जब ये लोग सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर छिपकर बैठे हुए थे। चारों ही जबलपुर से बाहर भागने का प्लान बना रहे थे। उस दौरान महिला थाना पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए चारों की आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग की शिकायत पर पूरी कार्यवाही की गई है। चारों ही आरोपी किशोरी के पड़ोस में रहने वाले हैं। थाना प्रभारी शशि दुर्वे ने बताया कि पुलिस ने चारों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? दिनांक 21 तारीख को पीड़िता की मां के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत की गई कि उसकी लड़की के साथ में आर्यन और उनके दोस्तों ने गलत काम किया है, जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक टीम गठित की गई और चारों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। क्या मामला क्या था, किस प्रकार से हुआ था? गैंगरेप का भी मामला सामने आया, नाबालिग भी है लड़की। लड़की अपने घर के पास टहल रही थी। जो आर्यन नाम का लड़का है उसे टैटू बनवाने चलते हैं करके लेके गया था साथ में और अपने दोस्तों के साथ फिर उसके साथ में गलत काम किया। तो कितने लोग थे? चार लड़के थे लोग। कहाँ ले गए थे? ये गोरखपुर में एक किराए का मकान है, वहाँ पे ले जाके उसके साथ में गलत काम किया। ये पुराने जान पहचान के लोग थे लड़की की उठा अगवा किया गया है, क्या है? ये आसपास के ही रहने वाले हैं, तो लड़की पहचानती है चारों को, मतलब उनके आसपास ही के रहने वाले हैं। लड़की कब से जानती थी आपने कुछ बताया? अभी ये पूछा नहीं है अभी तो लड़की को, अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी हमने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। कौन कौन आरोपी रहे इसमें? इसमें एक है आर्यन यादव करके है, आशीष समुद्रे, अंशुल महतो और निहाल रुड़ाड़े। अभी हमने अपहरण का पास्को एक्ट और गैंगरेप वाला अपने इसमें धार लगाया है। सभी बालिग नहीं, सभी बालिग हैं, सब बालिग है। और लड़की जो है वो नाबालिग? हाँ, लड़की अभी 17 साल की है। ये जो चारों आरोपी हैं मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेलबाग क्षेत्र के रहने वाले हैं चारों। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले राहुल चौधरी का शव शहर के जाम ताड़ा पुल के पास मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक राहुल चौधरी का क्षेत्र की ही एक युवती के साथ बीते 7 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन कुछ माह से युवती एवं उसके मामा द्वारा युवक को ब्लैकमेल करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर अचानक एक दिन युवक राहुल चौधरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। गौरतलब हो कि राहुल का शव प्राप्त होने से पूर्व उसके परिजनों ने युवती और उसके परिजनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया था, जिसमें अंदेशा जताया था कि राहुल के साथ कोई अपनी घटना घटित हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इधर युवक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि युवती और उसके मामा द्वारा युवक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं उसने आत्महत्या की है। युवती और उसके मामा को गिरफ्तार कर राहुल चौधरी को न्याय दिलाया जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताएं, क्या घटना हुई है? क्या मेरे लड़के के साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और ये लड़की का पूरा हाथ है इसमें, लड़की का नैन्सी विश्वकर्मा का पूरा हाथ है, उसके कारण ये लड़का हमारा जान खो गया। नैन्सी विश्वकर्मा कौन है? नैन्सी विश्वकर्मा इससे जो प्यार करती थी, कुतिया बोलती मैं प्यार करती हूँ, पैसा खाती थी उससे और बोलती थी बलात्कार केस में फंसा दूंगी। शादी के लिए मैं उसके खुद घर गई कि आप लोग जब एक दूसरे लड़की लड़का पसंद करते हैं तो भाई शादी ब्याह कर। बोलती नहीं, चमार जात से नहीं करेंगे, हम लोग की नाक नीची हो जाएगी और ज्यादा तुम लोग 3-5 करोगे तो बलात्कार कांड में तुम लोग को फंसा दिया जाएगा लड़के को। धमकी वगैरह? अभी 2 दिन पहले धमकी दे के गए हैं लड़के को, मार पीट के गए मोहल्ले में, कैमरा से खुद पता चल जाएगा। हमको ये चीज आज पता चली। वो अब लड़की आई थी, बाकी हम नहीं जानते, और 2 लोग आए थे, मामा को नहीं देखे, हम नहीं जानते, लेकिन नैन्सी विश्वकर्मा आई थी। मारपीट इनकी हाथापाई दोनों की चौगड्डे में हुई है, लोग मेरे को बताया जा रहा है। वो कैमरे से सब पता चल जाएगा उसके साथ कौन थे, उसके घर वाले थे कि बाहर वाले थे, कि जिसने उसको नए गर्लफ्रेंड को फंसाई है कि वो था। कल क्या हुआ? कल ये हुआ, हमको पता चला परसों में लड़का कि 12 बजे से घर में है नहीं है। जब फ़ोन आया उसी के साथ घूम रही थी, फ़ोन आया
तो मैंने बोली राहुल कहाँ है, भैया का फ़ोन आया उसकी सेठ का, तो बोला राहुल तो भाभी दुकान नहीं आया। तो मैंने दुकान नहीं आया तो कहाँ गया है, तो बोलता पता नहीं, नैन्सी का फ़ोन आया था तो वहीं गया होगा भाभी। इसका फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन ही नहीं चालू, मतलब फ़ोन चालू उठा नहीं रहा है। उसके बाद से हम लोग मतलब दौड़ धूप करने लगे, यहाँ थाने आए रिपोर्ट डालने कि सर हमारा बेटा 12 बजे से मिल नहीं रहा है। तो इन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट डाल दिए, फ़ोटो मंगाने लगे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उसके मामा का फ़ोन आया, किसके, राहुल के दोस्त के पास, कि राहुल की बाइक खड़ी है, हाँ नैन्सी के मामा नितिन विश्वकर्मा, उसका फ़ोन आया कि राहुल की एक्टिवा खड़ी है और जाके देख लो राहुल सुसाइड हो गया है। तो सर मेरा कहना है कि उसके मामा को ये चीज़ कैसे पता चली कि राहुल ने सुसाइड कर लिया है। इसका मतलब नैन्सी विश्वकर्मा भी उसका मामा भी शामिल है और नैन्सी विश्वकर्मा तो है, वो तो उसका पूरा ही है। गाड़ी कहाँ पर मिली? गाड़ी वहाँ जमतरा में मिली है, पुल में वहाँ ऊपर। आप कहाँ पर आए? अभी हम घमापुर थाने पे हैं। क्या चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए? हम चाहते कि हमें इंसाफ मिले, हमारा पालन पोषण हमारा बेटा ही था, हमारे साथ इंसाफ हो और हमारे जो जात के प्रति हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था तो वो उनको सज़ा मिलना चाहिए। आपका नाम? हमारा नाम सुनीता चौधरी। भीड़ लगी थी, क्या है पूरा मामला, क्यों आए? हाँ, ये जो है आज फरियादी है सुनीता चौधरी, जमापुर क्षेत्र की रहने वाली है। उन्होंने प्रशासन की रिपोर्ट करी कि उनका लड़का एक युवती है जमापुर क्षेत्र की रहने वाली, उससे उसका 2 साल से प्रेम संबंध था। तो इसी कारण से वो युवती और उसका मामा उसके लड़के राहुल को आए दिन पैसे की मांग करते थे और राहुल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण उसने जमतरा जो पुल है वहाँ से कूद के आत्महत्या कर ली। इस संबंध में जो है अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और डेड बॉडी भी कल बरामद हो गई है भदौली घाट पे। प्रकरण की विवेचना कर जेल कार्रवाई की है। कंडीशन क्या थी बॉडी की? कंडीशन जो पानी मिली है उसका पीएम कराया गया, पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो उस हिसाब से कार्रवाई हुई। ऐसा परिजनों का आरोप है कि बॉडी में हाथ बंधे मिले, कि कितनी सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इनकी कोई एफआईआर पहले से दर्ज थी क्या? नहीं। दमोह नाका से मदन महल तक निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के बाद जबलपुर शहर की लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के प्रयासों से जल्द ही 4 नए फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण की सौगात मिलने आ रही है। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से लगभग 1600 करोड़ की लागत से बनाने वाले इस नए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण के लिए चयनित मार्गों का आज रविवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि 4 नए फ्लाईओवर निर्माण के लिए संभाव्यता का परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही इस बारे में मंत्रालय स्तर पर निर्णय भी ले लिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री सिंह के साथ प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण के लिए चयनित मार्गों के निरीक्षण के दौरान विधायक अशोक रोहानी, भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एस.सी. वर्मा एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 400 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर जो आदर्श नगर साई मंदिर से बंदरिया तरह से अनगढ़ महावीर मंदिर तक बनेगा। इस फ्लाईओवर में ग्रेनेड चौक से केशरवानी स्वीट्स, रामपुर, बंदरिया तरह से हवाबाग कॉलेज और अनगढ़ मंदिर तक रैंप भी होगी। दूसरा फ्लाईओवर लगभग 800 करोड़ की लागत से होटल रेजिडेंसी से हाईकोर्ट चौक, घमापुर चौक, वाना तलैया से रद्दी चौक, कैप्टन हमीद चौक तक बनेगा। साथ ही मंत्री सिंह ने इस दौरान फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साईं मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साईं मंदिर आदर्श नगर नहीं, साईं मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से एफसीआई या एमपीबी की तरफ
और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाई कोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक, और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर, वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटी नाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटी नाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पेंटी नाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं। सर, लगभग कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पेंटी नाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से सौगात के रूप में मिलेंगे। सर, देखा जा रहा है कि जो पुराने फ्लाईओवर है उसको 24 में समाप्त कर दी थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। कैसे? आपकी जानकारी के लिए ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम पर बन रहा है। इतनी बड़ी लंबाई का फ्लाईओवर इतने कम समय में बनना, ये बात सही है कि उसकी समय सीमा है, लेकिन जितने भी इस तरह के फ्लाईओवर बने हैं प्रदेश और देश में तो खैर इतना बड़ा कोई फ्लाईओवर है ही नहीं, इन सभी में जो समय लगा है उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। और इसमें मदन महल के पास का जो एक ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज, वो तो भारत का रेलवे की दृष्टि से दूसरा ऐसा ब्रिज है इतना बड़ा, और पहला ही है भारत का सबसे बड़ा है। और दूसरा उसमें जितनी बारीक तकनीक है उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, और इसीलिए वो 1 महीने में 1 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर से ज़्यादा 1 महीने में 5 मीटर से ज़्यादा वो बन भी नहीं सकता। दमोह नाका के पास काम की गति जरूर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर यहाँ पर हैं, उनसे कहा गया है कि वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बात करके शीघ्र उसको पूरा कराएं। जबलपुर के विजयनगर में एक रात में घर पर लौट रहे एक दंपति पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला कर उनके पास से रुपए लूटने की घटना सामने आई है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है। पुलिस ने बताया कि विजयनगर में रहने वाले शरद मौर्य अपनी पत्नी अंशु मौर्य के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। विजयनगर के पास 3 बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल को कट मारी। शरद ने रास्ता बदला और दूसरे रास्ते से जाने लगे। बदमाशों ने उनका पीछा किया, उन पर चाकू से हमला कर उनके पास रखे 5000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना में शरद की पत्नी अंशु भी घायल हुई है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक तो जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी और जबलपुर नगर निगम पार्षद दल का के तत्वाधान में संयुक्त रूप से और पूरी समूची कांग्रेस
जिसमें चारों विधानसभा के कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेता इसमें शरीक होंगे। एक बड़ा धरना प्रदर्शन नगर निगम में व्याप्त अराजकता को लेके, शहर में व्याप्त अराजकता को लेकर, अनियमितताओं को लेके, जिसमें बिंदुवार सारी समस्याओं का हम ब्यौरा नगर निगम प्रशासन को मालूम है और हमेशा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है। बिजली के खिलाफ हमेशा हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए हैं, हर मुद्दे, चाहे बिजली का हो चाहे जिला प्रशासन का हो। देखिए, नगर निगम में व्याप्त लचर व्यवस्था, भ्रष्टाचार, हीला हवाली, जिसमें चाहे डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो, फिर चाहे जल प्लावन की स्थिति हो, फिर चाहे टैक्स वसूली की बात हो, डबल मार जो करदाताओं पे करी, ये तमाम बातों को लेके जितनी भी अव्यवस्थाएं नगर निगम में व्याप्त हैं उसको लेके, और बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित करके आम जनता से स्थायी लूट करने का प्रयास, अघोषित बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर बंद पड़े रहने, अनाप शनाप बिल देने, साथ में जो राशन प्रणाली में इन्हें बदलाव करा है, राशन जो लैप्स हो जाएगा, ये तमाम बातों को लेके नगर कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद दल के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय उमंग सिंगार जी और वरिष्ठ विधायक आदरणीय आरिफ मसूद जी के नेतृत्व में आगामी 24 सितंबर को सिविक सेंटर में हम लोग एक जंगी आम सभा करने जा रहे हैं। उस सभा में हमारे ये तमाम वरिष्ठ जन अपनी बातों को रखेंगे। तत्पश्चात ये समूचा हमारा कांग्रेस का परिवार, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहेंगे, नगर निगम का हम लोग घेराव करने जाएंगे। ये समूचा आपके माध्यम से जबलपुर के उन नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले उस पीड़ित जनता से भी हम लोग आह्वान करते हैं, बिजली विभाग से लूटे गए उन उपभोक्ताओं से भी आह्वान करते हैं कि ये लड़ाई आपकी है, कांग्रेस पार्टी आपका नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर लड़ी है, तो भारी तादाद में 24 तारीख को आप सिविक सेंटर में 12 बजे पहुँचे और अपने जो अधिकारों के साथ आपके हनन हो रहा है उसकी आवाज़ को बुलंद करते हुए इस लड़ाई का हिस्सा बने। बिहार प्रदेश के नवादा जिले में 80 दलित परिवार के घरों को जलाए जाने के विरोध में और प्रदेश में दलित और आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार शोषण की घटना के विरोध में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विशाल विरोध धरना प्रदर्शन किया। बिहार सरकार में बीजेपी सरकार का विरोध किया। 80 दलित परिवार के मकान जलाए गए। नवादा जिले में उसी के विरोध में आज भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश कुमार की फोटो को जलाया और जूते भी मारे। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया कि हमारे दलित परिवारों पर लगातार सरकार अत्याचार कर रही है। हम इस अत्याचार को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। आज हम लोग मध्य प्रदेश में जगह जगह हमारे साथी और भोपाल के साथियों ने आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 19 तारीख को बिहार के नवादा जिले में 80 दलित परिवारों के मकान को जला दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से दलित और आदिवासी समाज को निशाना बनाया जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि 80 परिवार जो वहाँ चैन से रह रहे थे उनको रातों रात उनके घर को जला दिया गया। उनके पास खाने की कोई व्यवस्था सरकार ने मुहैया नहीं कराई, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जो पैसा था, उनकी संपत्ति थी, सब जलकर राख हो गई है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जाति वर्ग हो या जनजाति वर्ग हो, इनकी ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं और पुलिस की कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। और मैं मोहन यादव जी से मध्य प्रदेश के हालात को देखते हुए कहूँगा कि मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में बहनें सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और मध्य प्रदेश में लगातार दलितों को टारगेट किया जा रहा है। आज ही की कटनी की घटना है कि एक शराब व्यापारी एक आदिवासी भाई को घर से उठाता है और उसको बेल्ट से मारता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जब कांग्रेस के नेता थाने का घेराव करते हैं तब जाके पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और FIR होती है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में दलितों के साथ अन्य अत्याचार की बाढ़ आ चुकी है।